इसमें शुरुआत करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहां से शुरू हो रहा है। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के टीचर में सबसे ज्यादा भीड़ है। भीड़ की बात करें तो जो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आता है वो बीए में आर्ट्स ले लेता है। बात समझ रहे? जिसका कोई नहीं है उसका इतिहास है, भूगोल है, कुछ नहीं है तो आइए आर्ट्स ले लीजिए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ भी इसी में। बाकी मैथ सेक्शन में वहां कम भीड़ है, वहां पे साइंस वाले में उसमें भी कम भीड़ है। +2 में तो टीचरें नहीं जुटेंगे पूरे देखने के लिए। वो हाथी के दांत उतना पद है कि इतना पद है हमारा, मालूम चलेगा कि कुल पद का आधा सीट भी बच्चा नहीं है। उतना डिग्री लेकर के आधा सीट भी बच्चे नहीं, थोड़ा सा भी 40% भी जो लाएगा उन लोग सबका हो जाएगा। माध्यमिक में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनने में थोड़ा भार ज्यादा। इसके लिए पहले क्या था, तो पहले टीचर बनने के लिए स्टेट वगैरह आप जब निकाले थे तो 4 में कोई 2 बनाना था कि इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। इसमें कोई 2 बनाए। लेकिन अतुल प्रसाद जी का कहना है कि नहीं, 9वां 10वां तक में जो हमारा टीचर बनेगा तो जिसको हम सोशल साइंस के टीचर बना देंगे वो चारों बैठ के पढ़ाएगा। ये नहीं कहेगा कि हम इतिहास और भूगोल पढ़ के आए हैं बाकी राजनीति शास्त्र हमको नहीं आता है। चारों आता है तो बैठ के पढ़ाओ। तो इसीलिए इस बार आपको चारों का चारों पढ़ना पड़ेगा। तो एक बड़ा सिलेबस होगी। आसान क्या है, सिर्फ एक पार्ट जो भूगोल देख रहे हो इस सेम है जो जीएस में पढ़ना। 10वां क्लास और 9वां क्लास में भारत के भूगोल पढ़ना, और वही भारत का भूगोल हम लोग जीएस में पढ़ेंगे। तो इसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करना। इन तीनों की दुनिया थोड़ा अलग हो जाएगी। कुछ कुछ इकोनॉमिक्स टच करेगा, कुछ ही टच करेगा। इतिहास कंप्लीट चेंज हो जाएगा। कारण है, सिलेबस की अगर बात करें तो साफ कहता है कि जो 9th और 10th में जो पढ़ना है वही आपके सिलेबस गहराई स्तर बढ़े। तो 9th और 10th के इतिहास में विश्व इतिहास पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री जीएस में नहीं आती, जीएस में केवल इंडियन हिस्ट्री रहती। तो इसी कारण से इसकी तैयारी कंप्लीट अलग फेज में आपको करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें, इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोशल स्टडी के टीचर वाले का इतिहास, हिस्ट्री। इसमें इतिहास में अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का जो लेसन पढ़ना है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करें पाठ्यक्रम, तो 9th और 10th दोनों आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के बाद तब दूसरा नंबर लेसन आपको पढ़ना है अमेरिकी क्रांति। सब वर्ल्ड का ही पूरे जानकारी लेना है। तब फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद तब प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद अगर हम चले तो फांसीवाद, नाजीवाद, फांसीवाद और नाजीवाद। इसके बाद अगर हम लोग चले द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तब इसके बाद हम लोग चले तो शांति के प्रयास, लड़ाई हो गया तो शांति हो जाएगा, शांति के प्रयास। इसके बाद अगर हम लेसन चले तो है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तब इसके बाद हम लोग चले तो इसमें हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसके बाद अगर हम लोग फिर लेसन चले तो समाजवाद और साम्यवाद। तब हम लोग एक पढ़ेंगे भारत का, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बाद
तब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण। इसके बाद लेसन की बात करें शहरीकरण। इसके बाद है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। तब लेसन की बात करें प्रेस संस्कृति। अब सोचिए, जो सोशल साइंस के टीचर बनोगे, सिर्फ एक ही लेसन है जो थोड़ा टावर धरेगा, भारत में राष्ट्रवाद। ये हल्का हल्का गांधी जी आएंगे, बीच बीच में कुछ कुछ आते रहेंगे तो कहेगा टावर धर रहा है, बाकी सब नोटे रिचेबल। टोटल वर्ल्ड पढ़ना है, इंडियन से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए सोशल साइंस में एकदम लीडिंग सेक्शन। जो बच्चे सोशल साइंस के टीचर एकदम ठान लिया कि बनना है, तो एक एक करके पूरा वर्ल्ड खूब मजबूती से पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, भारी नहीं है, चूंकि इतिहास एक कहानी शुरू करेंगे तो एक कहानी चलेंगे। एक ऐसा लय धीरे धीरे बनते जाएगा कि हर लेसन एक दूसरे से जोड़ते चला जाएगा। तो धीरे धीरे लय जिसका बन गया तो बहुत बढ़िया बनाएगा कि मजा आ गया, इतिहास खूब बना। जो लड़के कुछ नहीं पढ़ेगा, खाली बेगारी करेगा, कुछ लोग का एनसीईआरटी, अरे तो एनसीईआरटी कई लोग पढ़ रहा है, अच्छी बात, लेकिन एनसीईआरटी एक प्रारंभिक बुक है, कम से कम उतना। कई लड़का अंतिम उतने मान लेता है। एनसीईआरटी कम से कम है, समझ लो उतना कम से कम होना चाहिए, उसके आगे जितना बढ़ सकता। और कई लड़का है कि अंतिम मानता है कि बस एनसीईआरटी, तो अंतिम ही नहीं है, ये प्रारंभिक बुक है। तो हमने सिलेबस लिख दिया, अब एक एक करके आपको हम समझाएंगे। आज हल्का शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे आनंद आएगा जैसे जैसे लेसन बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले जो लोग हैं पाठ्यक्रम नोट कर लीजिए, चूंकि हम सब चीज लिखाते हुए चलेंगे। जिनका नहीं सब्जेक्ट है वो लिखने का उनको आवश्यकता नहीं है। कल साइंस वाला होगा और उसके बाद एक एक दिन सबका हो गया, तब एक रूटीन बन जाएगा। फिर उस रूटीन के बाद मान के चलो मंडे से एक रूटीन बन जाएगा। साइंस वाला को निकलना है तो निकल सकते हो। मंडे से फिर एक रूटीन रहेगा, उस रूटीन के अनुसार फिर क्लास आपका कंटिन्यूटी में चला जाएगा। प्राथमिक वाला जीएस में बैठ करके, ऑफलाइन में हो तो बैठ के सोगे, जीएस वाला में लाभ हो जाएगा, हिस्ट्री में लाभ नहीं है। प्राथमिक है ना, बस प्राइमरी वाला का ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास पहले ले लोगे तो उसमें पूरा सिलेबस खत्म है। और यहाँ बैठ करके माध्यमिक का जो चलेगा उसमें जितना है बैठ के सुनते जाइए, उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तुम लोग का लो लेवल जितना चाहिए उतना ऑलरेडी कोर्स कंप्लीटेड। ऑफलाइन प्राथमिक शिक्षा का नहीं, सबका करेंगे तो कैसे खत्म होगा? शुरू करेंगे तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन खत्म नहीं ना होगा। जैसे हर चीज ठीक से खत्म भी तो होना चाहिए। तो प्राथमिक वाले का जितना पढ़ना है वो बहुत कम पढ़ना है, वो बहुत होता है तो 5-6 साल में एक आध बार उतना कम हम पढ़ाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड रह जाता है, तो वो अपना पढ़ते रहो। बाकी जनरली गहराई में ही पढ़ाते हैं क्लास में, तो वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वाले के काम आ जाएगा। आप लोग का जो लेवल है ना वो रेलवे एसएससी लेवल का ही है, तो उसके लिए गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बैठ के यहाँ भूगोल है, इतिहास है, वो सब पढ़ लो। 2 विषय ऑफलाइन में है तो पढ़ लेना, बाकी सभी उधर से पढ़ते चले जाइए। प्राथमिक वाले जो भी शिक्षक के लिए है वो लोग हमारा विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन से ऑनलाइन आप कोर्स से जुड़ जाओ। उसमें ऑलरेडी पूरे कोर्स कंप्लीट है, सिलेबस खत्म, केवल मैथ और रीजनिंग यहाँ डेली लाइव होगा। उसमें मैथ रीजनिंग का लाइव क्लास होगा। बाकी जीके जीएस कोर्स कंप्लीट, हाँ साइंस वगैरह सब कंप्लीट है, उसमें पूरा खत्म। बाकी जो लोग पटना में है यहाँ आ सकते हो, तो अलग से फी नहीं लगेगा। माध्यमिक वाले के साथ बैठोगे तो इसमें साइंस भी होगा, इसमें सोशल साइंस भी होगा, तो इसका लेवल थोड़ा हाई होगा। उतना का जरूरत नहीं है, लेकिन उतना सुन लेते हो तो प्राइमरी बच कुछ रहा है उतने में हो जाएगा, ठीक है ना। इससे थोड़ा कम लेवल में ही ऑलरेडी कोर्स वहां खत्म है, तो उसमें तुमको ज्यादा आसान लगेगा। जो पढ़ोगे लगेगा बस इतने, बस उतने उतने में सब हो गया, तो उसमें इजी कोर्स आपका किया हुआ। माध्यमिक में मैथ टीचर के लिए जो बनेगा उसमें 3 लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे, 2 टीचर और रहेंगे, ठीक है। इसमें लगभग हम ही रहेंगे। सोशल स्टडी वाले में, साइंस वाले में, फिजिक्स में हम रहेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी में अलग टीचर रहेंगे।
बीपीएससी का नहीं, बीपीएससी लेवल का प्राथमिक नहीं रहता ना, प्राथमिक में मिलेगा रेलवे एसएससी का लेवल, ठीक है ना। तो रेलवे एसएससी का जो है वही लेवल में प्राथमिक। बीपीएससी बैच में गहराई ज्यादा है, उतना जरूरत नहीं है उसको। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इंटर की योग्यता है, तो क्वेश्चन का लेवल इंटर स्तर का ही रहेगा। तो इंटर स्तर की योग्यता में उतना काम हो जाएगा जितना दिया हुआ। इसमें जो अभी क्लास चलेगा यहाँ, उसमें स्नातक स्तर की योग्यता तक का हम लोग चलेंगे, तो थोड़ा सा लेवल इधर गहराई ज्यादा होगा। तो किसमें ये वाला साइंस वाला है तो साइंस में करेगा, सोशल साइंस नहीं करना, फिर इसको पढ़ने से तुमको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको उसी को फायदा होगा जो सोशल साइंस का टीचर में, ठीक है ना। जानकारी तो अब जिंदगी भर पड़ा रहेगा, फिर लेते रहना, ठीक है ना। चलिए इसमें उतार लिया है सबको। अब ध्यान दीजिए, पहले परीक्षा निकाल लो, फिर जानकारी के लिए तो सब चीज हमारा पड़ा रहेगा। या तो यूट्यूब पर कुछ है फ्री, लगेगा कि ना पूरा डिटेल पढ़े तो हमारे एप्लीकेशन पर आ जाओ, वहां ऑलरेडी कोर्सेस है। ये कोर्सेस एनसीईआरटी के नाम से हमारे एप्लीकेशन पर ऑलरेडी लॉन्च। अगर हमको कम पढ़ाने का इच्छा करता तो 10th पूरा एनसीईआरटी गहराई में पढ़ाया हुआ है, तो एक ही बार रिकॉर्डेड क्लास डालें, कोर्स खत्म। लेकिन चूंकि अभी समय है तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, जो भी जहां तक हो सके आपका ऑफलाइन क्लास के साथ ही चले। हुई तो इमरजेंसी लैंडिंग, अगर हमको लगने लगेगा कि बस एग्जाम में 15-20 ही दिन देर, तो आपका ऑफलाइन क्लासेस टाइम बढ़ा देंगे, फिर बाकी कुछ बैच सेंटिंग करेंगे, 4 घंटे 5 घंटे रहेंगे आपके साथ। और फिर कुछ कोर्स क्लासेस लगेगा कि नहीं एकदम अब नहीं खत्म हो पाएगा, तो हमारा पूर्व में पढ़ाया हुआ है उसको डाल दिया जाएगा। कोर्स का ही हम नहीं सुनेंगे खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारा हर क्लास अभिलेखीय रिकॉर्ड होता है। तो जब हर क्लास रिकॉर्ड है तो हम तो अभी एक भी दिन नहीं पढ़ाएंगे तभी मेरा खत्म है, सब खाली बैठ के एक दिन डालेंगे खत्म हो। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, लाइव क्लास ही ज्यादा मिले, जहां संभव नहीं है उसमें फिर कोई उपाय नहीं है तो फिर डाला जाएगा। चलिए अब इसमें बाकी जिस बच्चे को रिजल्ट देना है उनको हिसाब किताब नहीं करना है कि कौन लाइव है कौन रिकॉर्डेड, जो लेसन भारी है बस उसको ठीक करो, तुम्हारे पास समय कम। तुमको अब हिसाब किताब मेरा नहीं करना है कि पैसा दिए तो बैठ के तौल रहा तराजू पर, खड़ा नहीं हुए, लाइव नहीं हुए, फलाना नहीं हुए। तुम बस देखो कि मेरा ये लेसन भारी है, वो लेसन वहां अपलोडेड है, इतना आराम से पढ़ाया हुआ है कि उसको बढ़िया से सुनो, समझो, प्रश्न बनाओ, बस बाकी सही। तो अब चलिए इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। एक तो आप समझ लीजिए कि जो पढ़ना है अपने आप में एक बढ़िया सिलेबस, इस सिलेबस को सब कोई पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ल्ड सबका अच्छा नहीं होता। इंडियन वाला रहता है एंशिएंट मेडाइवल तो हो जाता, जीएस में जब तुम पढ़ोगे तो एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न है, इसमें सोशल स्टडी का सब्जेक्ट में चलोगे तो पूरे वर्ल्ड पढ़ना है। तो देखिए पहले अब एक एक करके बात हम समझाएं। विश्व जिनको ठीक करना है तो जीरो लेवल से बात हम करें विश्व का, तो पहले हम प्रयास करेंगे कि आप बातों को समझ पाओ बढ़िया से। ध्यान दीजिए, चलिए मानचित्र निकालने में लेट होगा, चलो कोई बात नहीं। देखिए विश्व के इतिहास पढ़ने के लिए जो बेसिक नीड है सबसे पहले हम उसको पूरा करें आपका। इसके लिए आपको विश्व को एक बार बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो हम एक विश्व का मानचित्र बना रहे हैं, और जो लोग विश्व के इस मानचित्र को खूब बढ़िया से समझ लेंगे तो उन लोगों का स्टेप क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी आपके बोर्ड पर वर्ल्ड का मानचित्र बना है, विश्व का मानचित्र है, और हम आज का क्लास जीरो से शुरू कर रहे हैं कि जिस बच्चे का कोई जानकारी वर्ल्ड हिस्ट्री का नहीं है, एकदम चिढ़ लगता है पढ़ने में, नींद आ जाती है। कई लोग सोशल स्टडी से है लेकिन उसको ये सब पढ़ने के बाद नींद आती, तो वो लोग इंटरेस्ट कैसे जगेगा वो समझो। पहला चीज है कि विश्व का एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे कम से कम 15 देश मानचित्र पर याद होना चाहिए। वो तुरंत याद करवा देते हैं, कोई भारी बात है नहीं। ये छोटा कंट्री जो देख रहे हो इसका नाम जापान है, यही विश्व के मानचित्र में भारत। यह जो देख रहे हो ये सऊदी अरब है, यहीं से मुस्लिम धर्म का उदय हुआ है, मक्का मदीना ये सभी यहीं स्थित है, भारत से लोग यहीं जाते हैं।
यहां बगल में अगर देखोगे तो यही चीन है। यहां विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसी का नाम क्या है? रूस। तो देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और ये रूस देखिए यहां पे। अब पहले ये बताओ, जापान, चीन, भारत, सऊदी अरब, रूस। ये जूता वाला जो देश देख रहे हो ये इटली है। घर में कभी कभी जूता भुला जाए तो पूछना कि इटली कहाँ। कोई पूछे कि इटली तो कहना हाँ जूता खोज रहे। तो जूता वाला कंट्री का नाम क्या है? इटली। यही इंग्लैंड है और यही भारत पर इतना दिन कब्जा रखा है। सोचो भारत के वो कोना भी नहीं है और भारत पर उतना दिन शासन किया यही छोटका इंग्लैंड। यहां से अगर हम लोग चलेंगे तो यह पुर्तगाल है, बगल में आप चलोगे तो स्पेन है, यहां पे हम चले तो फ्रांस है, फिर बगल में चले तो जर्मन है और फिर बगल में चले तो ऑस्ट्रिया है। देखो हम जान के वही वही देश लिख रहे हैं जिसका सबका प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में काम होगा। आपको सब पढ़ना। यहीं पर एक कंट्री देखेंगे जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है। आपको अमेरिका का एकीकरण पढ़ना है, अमेरिकी क्रांति पढ़नी है, इसमें आपको फ्रांस की क्रांति पढ़नी है। सिलेबस अभी जो हम लोग लिखे हैं, अब जिस बच्चे को अमेरिका का पता ही नहीं है तो अमेरिकी क्रांति क्या करोगे? अब फ्रांस के पते नहीं है, चला फ्रांस के क्रांति कर, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब जिसका ये सब ठीक हो गए, अब देखो कम से कम 15 देश याद करना है। तो पहला देश कौन है? भारत। बोलो भारत के बगल में कौन है? चीन। और इसके बगल में जापान, यह साइड में रूस और यह सऊदी अरब। पहले ये बताओ 5 देश तो एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में बैठाओ। यह कौन सा देश है? भारत। भारत के बगल में बोलिए चीन। और यह कौन है? जापान। और फिर बताओ यह कौन है? रूस। और यह कौन है? सऊदी अरब। देखो ऐसे इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया। तुमको हम कहे कि रूस और जापान का युद्ध हुआ 1904-5 में और उसमें रूस की हार हो गई, हार गया हो। लेकिन तुमको अब ये बताएं कि रूस और जापान लड़ा और जापान ने रूस को हरा दिया, तो कहोगे वाह छोटका तो कमाल किया हो। देखो अगर तुम गांव में ऐसे ही सुनोगे कि मोहन प्रसाद और सोहन प्रसाद लड़े और मैं सोहन प्रसाद जीते, दोनों में किसी को नहीं पहचानता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन तुम्हारे गांव के 2 आदमी के नाम लेके फलाना फलाना देवी स्थान के पास भिड़ गया, तो तुम बैठा के कहोगे ओकर बाद क्या हुआ, डिटेल बता। तो वही इतिहास। जब तक तुम्हारे इस इस सोच नहीं है कि रूस कहाँ है, कितना बड़ा है, क्यों लड़ रहा है, ये तमाम चीज तुमको चलना है। तो पहले ये बताइए 5 तो हम मान के चलें कि सबका क्लियर है। ये देश बोलो, भारत, चीन, जापान, रूस, सऊदी अरब। बहुत बढ़िया। इस साइड से चले तो जूता वाला देश इटली, ये 6ठा नंबर है। और यह देश इंग्लैंड 7वां है, यह पुर्तगाल 8वां है, स्पेन 9वां है, यह फ्रांस 10वां है, जर्मन 11 है, ऑस्ट्रिया 12 है और संयुक्त राज्य अमेरिका 13 है। ऊपर अगर हम कर लें तो यही कनाडा है 14 और ये मैक्सिको है 15। बस ज्यादा नहीं, अभी 15 है रटो। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15 से 30 होते होते जिस लड़के को मानचित्र पर 30 घूम रहा है तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री का एक उस्ताद बन जाएगा, टीचर बन जाएगा, गर्दा उड़ा के रख दे। तो पहले तो ये चलो मूवमेंट में आए, पहले मूवमेंट समझो। जूता वाला इटली, जूता वाला देश इटली, यह इंग्लैंड, इटली इंग्लैंड पहचानने आ गया। जूता वाला देश इटली, यह कौन है? इंग्लैंड। ई किनारे में है गाल, पुर्तगाल। जब कहे किनारे तो कहना गाल, पुर्तगाल है। तब पुर्तगाल के बाद स्पेन, फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रिया। बड़ा ध्यान दो, कहना है कि यह सस्पेन, स्पेन है, सस्पेन फ्राई करने के लिए चढ़ाया।
सस्पेन में फ्राई करने के लिए चढ़ाया, लेकिन हुआ क्या, वो जल गया। तो जल गया तो दौड़ के चिल्ला रहा है कि जल गया। तो बस बड़ा आसान है, सस्पेन में तो स्पेन, फ्राई करने के लिए तो फ्रांस, चढ़ाया तो जल गया तो जर्मन, चिल्ला कर रहा है तो ऑस्ट्रिया। अब बताओ, ये लाइन पूरी क्लियर है सबका? इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रिया। क्लियर है सबका? फ्रांस जर्मन के बीच में है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। बहुत छोटा देश है, उसका नाम भी नहीं लिख सकते, इतना छोटा स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी के बीच में। बाकी देखो, दक्षिण अमेरिका का बहुत काम नहीं है, नहीं तो दक्षिण अमेरिका का काम रहता तो हम लोग दक्षिण अमेरिका को खूब बढ़िया से पढ़ते कि ये कौन है? ब्राजील। ये बड़ा सा देश कौन है? ब्राजील। ब्राजील के बाद हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे ये नीचे कौन है? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। इस साइड में चलेंगे तो चिली। कौन सा देश है? चिली। फिर यही हम लोग चलेंगे पेरू, इक्वाडोर, फिर इसी में कोलंबिया, वेनेजुएला। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3-4 देश है, सुरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, बहुत कंट्री है। तो हम लोग को उतना का काम नहीं है, नहीं तो तुम लोग धीरे 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 वर्ल्ड घूमना शुरू हो। अभी सिर्फ जो बताए हैं उतने का काम है, नीचे का कोई काम नहीं। तो पहला चरण लास्ट बार हम चाहते हैं कि किसी को बुला के कहे कि इसमें इंग्लैंड कौन है, तो बता देगा ना? लास्ट बार दिमाग में बैठा, बोलो। भारत, चीन, जापान, रूस, सऊदी अरब, इटली, इंग्लैंड, बोलो। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, ऑस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इतना बात एकदम क्लियर है सबका? चलो अब शुरुआत कर रहे हैं। आज केवल हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर सोशल स्टडी में वर्ल्ड हिस्ट्री का सॉफ्टवेयर चढ़ा दो। मैं तो पढ़ाई सॉफ्टवेयर है ना, पढ़ाई कला है। हम डायरेक्ट लेसन शुरू करेंगे भौगोलिक खोज, नींद आएगी। जितना भारी पढ़ना है कोई इलाज नहीं उसका, चाह के भी कुछ नहीं करो, लेकिन ये सब याद होते चला जाएगा तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। लगेगा कि हाँ यहां से दे रहा है, ये होना चाहिए, सही आंसर मार दो। अब जरा ध्यान से सुनिए हमारे साथ, पूरे बढ़िया से बात को समझिएगा। देखिए, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इसीलिए प्रारंभिक काल से ही, सिकंदर के समय से ही, सिकंदर सोचो 326 ईस्वी पूर्व में हमला किया, ईस्वी पूर्व की बात चल रही। जब हम कहें सिकंदर तो कहना कि सर एकदम समझ गए, 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, सिकंदर आ गया। उतना पहले से सिकंदर यहां से है, भारत तक आया, अलेक्जेंड्रिया वगैरह में ये सब ऐसा बाजार बसाया कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महादेश के लोग वहां बिजनेस करते थे। विश्व बाजार की स्थापना किया। तो एशिया महादेश, यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश, ये तीनों एक दूसरे से पूर्व से परिचित, लेकिन इन तीनों को इसकी जानकारी नहीं थी, न तो उत्तरी अमेरिका का न दक्षिणी अमेरिका का। इधर के लोग इधर को नहीं जानते। अब हुआ क्या, इस समय सभी रास्ते स्थलीय मार्ग थे, स्थल से ही आना जाना था, समुद्र से कोई एक दूसरे को नहीं देखे। और इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म थे। ईसाई के हेड चर्च में पादरी होते थे और पादरियों के हेड पोप होते थे। देखिए, पोप का मतलब हो गया सब पादरी का हेड, और यह रोम में रहते थे। और पादरी के जो पोप हेड हैं, इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, और इसी साम्राज्य को रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। ये लोग इतना कड़ा नियंत्रण रखे, 1100 आते आते ये लोग इतना टाइट नियंत्रण रखे कि इसको डार्क एज कहते हैं, अंधकार युग के नाम से जानते हैं। अंधकार युग का मतलब क्या है? बुद्धि नहीं लगाना, चुपचाप बंद आंखों से सुन करके मान लेना
ये डार्क एज है और इस समय धर्म का नियंत्रण सबसे ज्यादा है। केवल ईसाई ही नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सब धर्म एकदम टाइट। उस समय कोई बेटा कह देता कि हम पूजा नहीं करेंगे तो बाप भगा देता कि जब तुम धर्म में नहीं मानता है, भगवाने के नहीं है तो तू हमर कितना होगा, भागो, भगवाने मेन। उस समय अगर हम कह देते कि कलम हम बनाए हैं तो पिटाई होती। अपना नाम लेना ही नहीं है, कहो ईश्वर ने हमसे बनवाया। कुछ हुआ भी है तो उनका नाम लो, ईश्वर। कुछ तुमको मिला भी तो कहो कि या भगवान आप हमारे लिए भेजे हैं, खाओ। ये मत सोचो कि कोई तुमको लाया। कोई आदमी खीर भी दे रहा है तो कहो या प्रभु आपकी कृपा, आपने इससे हमारे लिए भेजवाया। जो किए जो आप किए, ये कुछ नहीं किया। हर जगह भगवान होना चाहिए। इट डार्क एज। इस समय पोप जो कहे लोग चुपचाप मानते थे। पोप कह दे कि 12 बजे वो गली में भूत आता है तो लोग 11 बजे से एंट्री बंद करते। ये पोप कह रहे हैं, वो सबसे भयंकर है, भगवान के करीब है, जो कहे जो सही है एंट्री बंद। इतना वीआईपी व्यवस्था पोप का। पोप कहते थे कि तुमको अगर चाहिए कि जीवन की ज्योति जले तो जीवन की ज्योति तुम मोमबत्ती जला के ही पा सकते हो, किताब पढ़ के नहीं। किताब पढ़ के अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी में हम अच्छा करेंगे तो नहीं होगा। ईश्वर के पास मोमबत्ती अगरबत्ती दिखाओ, वो प्रसन्न हो गए तो जिंदगी ऐसी ठीक हो जाए। बाकी पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा। ये डार्क एज। डार्क एज के लाइन तुम लोग अभी भी कई बार बोलते होगे। जा रहे हो रास्ते में और एक अमरूद के पेड़ से पका हुआ अमरूद गिर जाए तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले देखते हो कोई देखा तो नहीं, गया उठाया और एक लाइन बोला, वाह, दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम, मतलब भगवान ने लिख दिया है मेरा नाम इस पर खाने के लिए, और खींच दिया उसको कस के। तो ये डार्क एज। हाँ, अगर गिरने के बाद तुम सोचता कि अभी क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सब बैठ के सोच रहा है तो डार्क एज नहीं है, बुद्धि वाला एज। इस समय बुद्धि लगाना वर्जित है। इस समय जो है चुपचाप सुनना है। ईसाई का हेड पोप की बात, हिंदू है तो अपने धर्म की बात। मुस्लिम भी इस समय सऊदी अरब में उत्पन्न हो गए, संगठित हो गए, और इन लोग भी धीरे धीरे काफी कड़ा है। आज वाले मुस्लिम भारत वाली बात नहीं। इस समय मुस्लिम 5 वक्त के नमाज पढ़ना, कुर्ता पजामा रखना, फेस टोपी पहनना। आजकल के मुस्लिम जिन्सों मार देते हैं, दाढ़ी हटा लिए, कोई बात नहीं है, लचीला। अभी जो है ना, सब धर्म एकदम इलास्टिक है, लचीला है। उस समय प्लास्टिक था, मुड़ नहीं सकता है, टूट जाएगा, मोड़ना नहीं है। जो कहा गया धर्म में चुपचाप सुनो। ये 1100 है, इसको डार्क एज के। और इस समय कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। यूरोप का एक इंपॉर्टेंट जगह है। इस जगह का नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया में पढ़ाई का मेन केंद्र बिंदु है। सारे लोग पढ़ने आ रहे हैं, व्यापार का केंद्र बिंदु है। ईश्वर एक बड़ा विचित्र चीज करते हैं। मसाला गर्म क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जैसे केरल में, भारत में गर्मी पड़ती है, विषुवत रेखा के नजदीक मसाला केरल में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन गर्म क्षेत्र में मसाला खपत नहीं होता। मसाला ठंडे प्रदेश में खपत होते। ठंडे प्रदेश में मांस मछली की खपत ज्यादा है। ईश्वर सब सोच के दिमाग लगा के बनाते हैं कि ताकि सबका तालमेल रहे। अब सोचो कि एक आदमी आम का पेड़ देखा और बगल में ही कोहड़ा का एक लत्तर था। कोहड़ा का पेड़ देखा तुम? या बड़ा वाला कद्दू का पेड़ देखा? तो कद्दू का एक लत्तर था, तो उसमें देखा बड़े बड़े कद्दू फरे हुए हैं, और आम को देखा कि बड़ा पेड़ में छोटा छोटा आम। तो उस व्यक्ति ने वहां पे भगवान को ही कोसा, कहा कि भगवान को एकदम बुद्धि नहीं, इतना बड़ा पेड़ बनाया तो इनमें छोटा छोटा आम फलवाए। आई कद्दू इतना बड़ा बड़ा है तो इसका लत्तर इतना छोटा है। बेचारा कितना लोड पड़ रहा होगा लत्तर पर, लटका हुआ है। एक्चुअल होना क्या चाहिए था? आम जैसे पेड़ में कद्दू फलना चाहिए था, और कद्दू जैसे पेड़ में आम फलना चाहिए था, क्योंकि आम छोटा होता। अभी वो व्यक्ति भगवान को कोस ही रहा था कि भगवान को बुद्धि कम है।
उसी बीच एक पका हुआ आम ऊपर से उसके माथा पर गिर गया। तब वो भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने इतना बुद्धि लगाया, नहीं तो अगर इतना बड़ा कद्दू ऊपर से गिरा रहता तो हम तो पार लग जाते। ये तो अच्छा हुआ कि छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पेड़ में फलता है ताकि लोड कम पड़े, गिरे भी तो बच जाए, चांसेस है हमारा। तो अब यही बात समझिए, यहाँ पे दो धर्मों की लड़ाई समझना। यहां से मसाला इस रास्ते से कुस्तुनतुनिया से पूरे यूरोप सब लोग खाते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट घटना, यहीं से लेसन शुरू होगा। ये टर्निंग पॉइंट है 1453। इतिहास में ज्यादा डेट उठ नहीं रखना, जो एकदम टर्निंग है वो डेट याद रखना। तो एक डेट है 1453, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? यह सऊदी अरब जो देख रहे हो कंट्री, इस सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म यहां संगठित हुआ और ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में यहां तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। और बार बार पोप को चैलेंज देते थे। पोप कहते थे कि ईश्वर मेरे साथ है और ये लोग अल्लाह अकबर कर रहे हैं। ईसाई वर्सेस मुस्लिम, ये दोनों में संघर्ष हो रहा है। और 1453 में इन लोग कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया। ईसाई सेना पोप से आशीर्वाद ले रहे हैं। जब तक वो आशीर्वाद वगैरह लिए तब तक ये पूरा कुस्तुनतुनिया जीत गए। और यहीं से टर्निंग है। इस पूरे क्षेत्र पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना 1453 में हो गई। और ये मुस्लिम साम्राज्य जो स्थापित की, उन्होंने ईसाइयों को कहा कि खबरदार, इस रास्ते से अब किसी को आने नहीं देंगे। अब रास्ता बंद होगी। क्यों? ये लोग ईसाई हैं और ये मुस्लिम। अब ये रास्ता बंद का मतलब है भारत से व्यापार खत्म होना, और भारत से व्यापार खत्म का मतलब मसाला बंद हो जाना। अब इन लोग के यहाँ मसाला नहीं है। दुख उसी से समझ लो कि 1 किलो मुर्गा खरीदा के आ जाए और घर में मसाले नहीं। दुकान भेज रहे हैं तो दुकान सब बंद है, तो मुर्गा का क्या होगा? बिना मसाला फ्राई भी नहीं होगा, हल्दी बिना कैसे चलेगा? इन लोग के राजा महाराजा को भी मसाला नहीं मिल रहा। तब इंपॉर्टेंट बात, जो देश समुद्र किनारे है उन लोग के राजा महाराजा एक्टिव करेंगे कि लोग भारत खोजो। क्या भारत भुला गया है? तुम जो पढ़ते हो भारत की खोज हुआ, तो क्या भारत भुला गया है? नहीं। यूरोप के स्थलीय मार्ग से भारत आने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। नए रास्ते समुद्री मार्ग से खोज किया जाना, और यही खोज किया जाना आपका पहला लेसन है, जिस लेसन का नाम है भौगोलिक खोज। यहीं से देखो ये लेसन शुरू हो रहा। अब ये लेसन बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा बढ़िया से सब लोग भारत खोजने चलेगा। किसी को मालूम ही नहीं है कि भारत किधर। अब भारत कहां है? समुद्र किनारे का 2 देश है। इसका नाम क्या है? पुर्तगाल। और इसका नाम क्या है? स्पेन। ये ज्यादा एक्टिव। इधर के राजा रानी इसाबेल, स्पेन की महारानी, मसाला नहीं मिल रहा है तो एकदम इनाम गछ रही है कि जो इंडिया खोज देगा एकदम हम इनाम देंगे। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल के राजा है, अनाउंस कर रहे हैं कि भारत खोजेगा तो इनाम देंगे। चूंकि समुद्र किनारे है तो जिस लड़के का गांव नदी किनारे, तो 50% से ज्यादा चांस है कि उसको तैरने आता हो, क्योंकि बच्चे में बदमाशी करने नदी में कूदेगा ही, और कूदते कूदते तैरने सीख ही जाए। जिस लड़के का गांव रोड किनारे होगा, एकदम चालू रोड पर, तो 50% चांस है कि उसको चंदा वसूल करने आएगा। कोई पर्व त्योहार होगा तो रोड पर आ ही जाएगा, गाड़ी रोको, निकाल 5 रुपया 10 रुपया, लक्ष्मी पूजा है, वो सब सीख ही जाएगा। तो ये जो बात देख रहे हो, तो जिसका समुद्र किनारे गांव, जहाज पे चलना, समुद्र में चलना उसके लिए कॉमन बात हो। और यही बड़ा सर्ज होगा 1486 में। पुर्तगाल के एक नाविक हैं बार्थोलोम्यू डियास, 1486 में भारत खोजने इधर चले और यहां तक पहुंचे। इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। बेचारे
5-6 महीना चली। भारत यहां से फिर ऐसे था, लेकिन वो समझ गए कि इंडिया इधर नहीं है, जाके कह दिए कि नीचे मत जाना। 6 महीना जाके देख लिए हैं, नीचे इंडिया नहीं। तब स्पेन के हैं कोलंबस, महारानी इसाबेल से आशीर्वाद लिए कि इंडिया खोज देंगे, और इधर इंडिया खोजने निकल गए। अब देखो, कोलंबस इंडिया खोजने उधर जा रहा है, इंडिया इधर है, किसी को मालूम ही नहीं है कि इंडिया किधर। रास्ते में इसके साथी बीमार पड़ रहे हैं तो कोई डॉक्टर नहीं, टांग के फेंक दिए समुद्र में, मर गया। 2-3 साथी मर गए। अंतिम में कहीं और छोर पता नहीं चल रहा है, तो बाकी साथी कोलंबस को सलाह दे रहे हैं कि हम लोग लौट चलो। कोलंबस कह रहा है कि लौटेंगे तो महारानी क्या कहेगी, मर जाना कबूल है लेकिन लौटेंगे नहीं। तो बाकी साथी रात में प्रोग्राम बना रहा है कि आज रात में कोलंबस के टांग के फेंक दो जिंदा। 3-4 गो मरा है, तो भी मरेगा, 5 गो, हम लोग भाग चलो, कम से कम प्राण तो बचेगा। इतना जबरदस्त यात्रा है, और फेंक देता उन लोग, लेकिन कुछ दूरी पर बहुत दिनों के बाद एक टापू दिखाई दी। जैसे ही टापू देखा तो इन लोग कहे कि आज भर रहने दो, जरा देख लिया जाएगा वहां। और जैसे ही टापू पर पहुंचे, लगे उछलने की, इंडिया मिल गया। इंडिया था यहां, अब उछल रहे हैं यहां। क्यों? वहां मसाले के पेड़ थे, और मसाला देखते ही उन लोग कहे कि इंडिया मिल गया। और कोलंबस यहाँ के इंडिया का खोज किया, मसाला लिया और आया और कहा इंडिया खोज दिए। महारानी कही कि जो पहले इंडिया जाता था उनके साथ जाओ, दिखाओ। उन लोग जब आया तो कहा ई कौन इंडिया है, यहाँ सब रेड रेड आदमी है, तो यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा। और इस देश को कहा गया कि इंडिया है, पश्चिम में इंडिया है, तो इसका नाम वेस्ट इंडीज पर गया। और तब हुआ कि वो इंडिया उधर नहीं इधर है, तो एक और इंडिया का खोज हुआ जिसको ईस्ट इंडिया कहा। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि वेस्ट इंडिया कोई रहा हो। अरे घर में कोई लड़का बोल रहा है बड़के पापा, तो जरूर छोटका पापा होगा होकर, नहीं तो बड़का क्यों बोल रहा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है तो जरूर वेस्ट इंडिया होगा। अभी वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया की कहानी से भौगोलिक खोज बड़ा दिलचस्प चलेगा। एक अच्छा लेसन है जो अगले दिन पूरे हम कंप्लीट करेंगे। आज तो केवल हमने किया है कि एक वार्म अप, कि धीरे 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 आ जाए, फिर हर चीज लिखाते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि है बड़ा सिलेबस, लेकिन संडे उंडे को थोड़ा गियर स्लेटर बढ़ाएंगे, एक दिन में एक लेसन का स्पीड धरेंगे। 2 लेसन भी छोटा छोटा है तो निकलेगा, तब लगने लगेगा कि हाँ सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। तो अगला क्लास कल जो होगा, हम लोग इससे आगे चलेंगे। कल लगभग रूटीन आपका क्लियर हो जाएगा। अभी सारे बच्चे जुड़े नहीं है, तो कल परसों तक उम्मीद है कि सारे वीडियो आपका यूट्यूब पर भी जान के डाल दिया जाता है, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़े उनका क्लास नहीं छूटे। और बाकी फिर सब लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर एप्लीकेशन विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर पर कंटिन्यू होगा। टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाय राहुल सर से जुड़े रहोगे, रूटीन वहां से आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल इससे आगे चलेंगे।